हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज के अपने इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि अपना जो S7 का आपका पार्ट था, आपके S7 का जो पार्ट था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको इसका पूरा वीडियो में यूनिट बता दिया कि किसको कैसे एक्सप्लेन करना है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था उसको देख के आप ऑलरेडी अपने आप समझिए कि आपके क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और आपको कैसे डील करना है। मैथ हो, इंग्लिश हो, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए और उसको आप अपने मन से डील कर सकते हैं। क्लियर है। अब अपने वीडियो पे आने से पहले जो लोग आप में से नोट्स ले रहे हैं, ऑलरेडी उसमें वीडियो बना हुआ है कि क्या नोट्स है, कितने पेज का है और कैसे है। कभी भी किसी भी नोट्स को उसके पेज के अकॉर्डिंग नहीं सोचना चाहिए। आप में से कुछ लोग हैं जो बोलते हैं सर 30 ही पेज है, 30 पेज में क्या होगा, या 50 पेज है, इसमें क्या होगा। आपको पेज आपके लिए मैटर नहीं करता है। हाँ, भले ही अगर आपको एग्ज़ाम में चोरी करना है तो फिर आपको एग्ज़ाम में ये पेज मैटर करेगा, पर आपको चोरी नहीं करना है, समझ कर लिखना है, तो आपके लिए पेज मैटर नहीं करता है। एक छोटे से पॉइंट को अगर मैंने 2 लाइन में समझा दिया और उस 2 लाइन के ऊपर में आप 10 लाइन अपने मन से लिख सकते हैं तो वन आपके लिए बेस्ट है। अब 50 लाइन भर दिया और आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, वो बेस्ट नहीं है भाई। तो कभी भी पेज के ऊपर मत जाइए, उसके अंदर में क्या मटेरियल है, कैसे क्या उसको डील किया गया है, उसको देखिए, उसको समझिए। क्लियर है। तो आप में से जिनको भी नोट्स लेना हो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और उनको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो लास्ट ईयर में प्रश्न आया है गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर वाला, उसका प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने पूरा पेपर है और इसको हम लोग डील करेंगे और समझेंगे क्या कैसे करना है। ये एग्जाम भी अब कितने नंबर का होता है, तो 35 नंबर का होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखिए, कुल नंबर 35 का होता है। सारा प्रोसेस आपको पता ही है ऑलरेडी कि किसको कैसे डील करना है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कथन गलती कर सीखना उपयोगी होता है पर अपनी राय दीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि कथन है, ये एक स्टेटमेंट आपको मिल गया कि गलती कर सीखना उपयोगी होता है पर अपनी राय दीजिए। इसको आप गणित से थोड़ा सा अलग हट के समझिए। एक बात बताइए कि अगर आप घर में बैठे रहिएगा, ठीक, और साइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं, लड़का भी चलाता है और लड़की भी चलाती है। आपको साइकिल चलाना है, ठीक, आपको साइकिल चलाना है और आप घर में बैठे हुए हैं और आप मन में सोच रहे हैं ओ हमको साइकिल चलाना है, साइकिल चलाना है। तो क्या ये करते करते आप सीख लीजिएगा? नहीं सीखिएगा। इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको पहले साइकिल पे बैठना होगा। आपके घर के आपके दोस्त क्या करेंगे, आपको पीछे से पकड़े रहेंगे। आपका डर पहले दूर होगा कि नहीं गिरते नहीं है, और जब तक आप 1-2 बार गिरिएगा नहीं तब तक आप साइकिल चलाना सीखिएगा नहीं। तो क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपने डर को ख़त्म कर रहे हैं। किसके माध्यम से? तो अभ्यास के माध्यम से। आपने अभ्यास किया, आपने साइकिल पे बैठा, अपने डर को ख़त्म किया, तब ना आप साइकिल चलाना सीखे। 1-2 बार आप गिरे, आपको चोट भी लगा, तो ये क्या हुआ, जो आप गिरे सो आपका गलती हुआ, तो आपको चोट लगा, आपने अभ्यास किया, तो आप जाकर क्या साइकिल चलाना सीखे। अब इसको अगर हम लोग मैथ के टर्म में लेते हैं तो मैथ के टर्म में क्या लेंगे कि मान लीजिए कि हमको पहले जोड़ सीखना है, ठीक, जोड़ सीखना है। तो जोड़ सीखने के लिए अगर 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, तो ये अपना क्या है, ये रॉन्ग है, ये हम गलती कर रहे हैं। तो इसको सीखने के लिए कोई बच्चा आपको 3 + 3 अगर 5 लिख दिया, तो जब तक वो बच्चा लिखेगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा कि बच्चा जो है उसको जोड़ नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आएगा एज ए शिक्षक, ठीक। तो गलती किया तब ना आप उसको बताए कि बाबू देखो कि तुम्हारे पास में 3 रोटी है और तुम्हारी मम्मी उसमें 3 रोटी और दे दी, तो दोनों मिलाकर कितना रोटी होगा, तो 6 रोटी होगा। अब जो बीच में हम लोग जोड़ लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसा सिंबल जहाँ भी देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों को आपस में जोड़ना होता है। अब सब लोगों का अपना अपना उदाहरण होता है। मैंने रोटी पे दिया, आप क्या कर सकते हैं कि 3 पत्थर उठा लीजिए कि बउआ रे 3 गो पत्थर यहाँ पे है, 3 गो पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे है। अब दोनों को आपस में मिला देंगे तो कितना टुकड़ा होगा, तो 6 गो टुकड़ा होगा। और भी लोग अलग अलग उदाहरण दे सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से आपको उदाहरण देना है उस प्रकार से दे के आप इस गलती को
उसके लिए क्या हुआ, वो गलती किया तब ने आपने सिखाया। अगर वो बाई मिस्टेक यहाँ पे 6 लिख ही देता, पर उसको ये अवधारणा पता नहीं होती। क्या होता है कभी कभी कि हम लोग गलती में भी सही लिख देते हैं। अब बच्चा 6 लिख देगा अपने मन से, तो आपको तो लगेगा कि चलो ये तो सही है, आप तो यही सोचिएगा ना कि चलो इसने आंसर सही दिया तो ये तो सही है, पर उसको ये अवधारणा पता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। ये चीज़ उसको मालूम ही नहीं है कि 3 + 3 6 कैसे हो गया। उसने बस लिख दिया 6 और वो सही हो गया, बाई चांस, बाई लक। तो हमेशा क्या है, अमूर्त यानी कि ठोस अनुभवों के साथ आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इस पर अपना राय नहीं दे दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद है अपना कथन। बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं, पर अपनी राय प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए, ये भी एक स्टेटमेंट ही है कि बच्चा अपना तरीका से सीखता है। आप अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं पत्थर का, अब उसके मन में चलेगा रोटी का एग्जाम्पल, तो वो अपने तरीका से ही सीखेगा। आप अगर कुछ और सिखा रहे हैं उसको, अगर उसको आप जोड़ की क्रिया में सिखा रहे हैं कि ऐसे हम पहले लाइन खींच लेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे, फिर उसको ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब बच्चा को मन ऐसे लिख सीखने का नहीं है। बच्चा क्या करेगा, अपने मन से 1 2 3 दे देगा, फिर इसके बगल में 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसे भी सीख सकता है। तो अब बच्चा अपने तरीका से, मतलब कि आपके दिए हुए उदाहरण में जो उसको उदाहरण और पसंद भी होगा या अपने दोस्तों में बातचीत करेगा, उस चीज़ को भी यहाँ पे वो अप्लाई करेगा। तो इस पर आपको अपना स्टेटमेंट देना है कि हाँ, बच्चा का जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में अलग अलग विचार आती रहती हैं, वो अपने विचारों को अपने मन से निकाल कर उस कॉपी पे प्रस्तुत करते हैं। अगर हम रोटी दे रहे हैं, उनको चॉकलेट पसंद है, तो वो चॉकलेट का उदाहरण लेकर अपने आप को उसमें सेटिस्फाइड करेंगे कि नहीं चलो यहाँ पे हम चॉकलेट रख के देखते हैं। तो सब क्या है, उसके जिज्ञासु का, उसके क्यूरियोसिटी का एक उदाहरण है। क्लियर है? चलिए, अब है अपना विद्यालय पूर्व अवस्था में गणित अधिगम की प्रकृति की चर्चा करें। अब देखिए, विद्यालय से पूर्व यानी कि विद्यालय में आने से पहले गणित का क्या क्या उसका प्रकृति है, उसका नेचर है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो प्रकृति का मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं कि उसकी आप विशेषताएं, उसकी नेचर क्या होता है। तो गणित में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए विद्यालय हम भूल जाते हैं, घर है, अब किसी बच्चा को घर पे जाना, तो उसको क्या होगा, सबसे पहले उसको स्थान पता होना चाहिए। तो कोई भी स्थान जिसको लैंगिट्यूड हम लोग बोलते हैं, अपने गूगल मैप में यूज करते हैं, वो क्या है, एक मैथ ही है, गणित ही है। तो बच्चा विद्यालय आने से पहले उसको अपना घर पता होता है कि मेरा घर कहाँ है। देखते होइएगा, जब आप बाबू को अपने घर साथ में बाहर ले जाते होइएगा, तो जैसे ही अपने घर के आप नज़दीक पहुँचिएगा, तो बच्चा आपका उंगली छोड़ के आगे आगे दौड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका घर कहाँ पे है। तो विद्यालय से आने से पूर्व प्रकृति में क्या होगा कि बच्चों को संख्याएं कहने का मतलब हो गया कि बच्चा क्या बोलेगा, मम्मी तुम हमको एक ही को रोटी दी है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो संख्या, दिशा, माप, तौल, इस सब का क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो उस बच्चा को क्या बोलेगा, मम्मी आज हम आधा गिलास ही दूध पियेंगे, हम पूरा गिलास दूध नहीं पियेंगे। तो ये क्या हुआ, अपना एक मापन का चीज़ हो गया। उसके बाद क्या होगा कि गणित का आधार निश्चित नहीं होता है। अपना जो इसका प्रकृति में सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि गणित का आधार निश्चित है, जिस पर उसका विश्वास किया जा सकता है। मतलब कि इसमें अगर हम यहाँ पे जोड़ लिख दिए तो ये जोड़े होगा, ये घटाव नहीं हो सकता है। इसका आधार क्या है, निश्चित है। गणित का आधार पूर्ण रूप से निश्चित है। अगर यहाँ पे मैंने जोड़ लिखा तो ये जोड़ का ही यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का काम नहीं हो सकता है, घटाव का काम नहीं हो सकता है। गणित के अध्ययन में हम लोग क्या करते हैं, निगमन करने का मतलब हो गया, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता को हम लोग विकसित करते हैं। अब देखिए, निगमन उदाहरण के साथ, पहले हम लोग उदाहरण दिए, फिर उसके ऊपर हम लोग ने डील किया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गणित की प्रकृति में हम लोग और लिख सकते हैं कि इसमें अमूर्त मतलब ठोस अनुभवों को हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि उनका क्या हो, सोचने की शक्ति का भी डेवलपमेंट हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद है अपना गणित की प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन करें। सेम चीज़ है, इसमें विद्यालय से पूर्व आ गया और इसमें विद्यालय के साथ में आ गया। तो इसको आप डील नहीं कर लीजिएगा, इजली कर सकते हैं। गणित की प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन मतलब जितना कुछ गणित के अंदर में है, सारा कुछ आपको यहाँ पे डील कर देना है। बच्चों में सममित आकृतियों की समझ को आप कैसे विकसित करेंगे?
अब देखिए सममित मतलब कि सिमेट्रिकल स्टेप, मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि सममित क्या होता है। अब बच्चों को आपको इसमें विकसित करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप क्लासरूम में एक बिस्किट दिखा दिए जो कि अपना रेक्टेंगल शेप में है। अब इसको आप 20 से अगर ऐसे तोड़ दीजिएगा तो ये सेम फिगर ही बनेगा ना। अब मान लीजिए कि आपने एक पेपर लिया, बच्चे को क्या बोलिएगा कि चलो बाबू हम लोग एक पेज लेते हैं, कॉपी का एक पेज ले लिए। अब पेज को आपने 20 से हाफ कर दिया तो दोनों तरफ क्या होगा, एक ही पैटर्न बनेगा। आपने बोर्ड पर एक किसी लड़की को, सीता को बोला सीता तुम अपनी चूड़ी दो, उसने अपनी चूड़ी को दिया, उस बोर्ड पे आप चूड़ी रख के बीच में ऐसे चौक से कर दिए, दोनों का शेप क्या होगा, इक्वल होगा। इसको आप लोग उदाहरण के साथ प्रस्तुत करके क्या बोलिए कि बाबू जिसका भी शेप आधा करने पर इक्वल हो वो क्या कहलाएगा, सममित आकृति कहलाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद अपना क्या है कि गणित में परियोजना विधि को समझाएं। अब देखिए परियोजना विधि कहने का मतलब हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट विधि। अब देखिए परियोजना विधि उसको हम लोग कहेंगे जिसमें बच्चा क्या होगा, कार्य करेगा और शिक्षक क्या होगा, मार्गदर्शक होगा। जैसे कि आपने क्या किया कि सममिति आकृतियों को बच्चों को आपने शेप के अकॉर्डिंग समझा दिया। अब आप क्या करेंगे कि बोलेंगे चलो राम अंजलि तुम लोग साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाओ और इस ग्रुप में तुम लोगों को बताना है कि सममित क्या होता है। तो उसको आपने क्या दिया, एक प्रोजेक्ट दिया कि तुमको सममित आकृति सिमेट्रिकल शेप के बारे में तुमको बताना है। अब बच्चा क्या करेगा, अपने आसपास में ग्रुप बनाएगा। अब वो क्या करेगा कि घर से चूड़ी लाएगा, पेज रखेगा, बिस्किट रखेगा, इस प्रकार से कर करके थोड़ा थोड़ा मटेरियल वो अपने पास में रखेगा। अब वो श्यामपट्ट के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने जाके उसको वो डील करेगा और इस सारे प्रोसेस में शिक्षक क्या करेगा, मार्गदर्शक करेगा कि हाँ बाबू ऐसे करो ऐसे करो, मतलब हल्का हल्का सा हिंट देगा। बाद बाकी पूरा कार्य कौन करता है, तो बच्चा करता है। तो ये अपना क्या कहलाएगा, गणित की परियोजना विधि। मतलब इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बच्चा इसमें पूर्ण रूप से कार्य करेगा और शिक्षक क्या है, बस मार्गदर्शक रहेंगे। क्लियर है। अब है अपना बहुभुज से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखिए बहुभुज कहने का सिंपल सा मतलब हो गया कि बहुभुज सरल रेखाओं के मिलने से बनी बंद आकृति होती है। जैसे कि सरल रेखा है, एक रेखा हो गया, दूसरा रेखा हो गया और तीसरा रेखा हो गया। मैंने क्या बोला कि बहुभुज सरल रेखाओं से मिलने वाली एक बंद आकृति होती है। देखिए बंद है कि नहीं है, मैंने आपको कल भी बोला था कि खुला एवं बंद आकृति क्या होता है। इसी को अगर हम लोग ऐसे करके छोड़ते तो ये खुला आकृति हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे कर दिया तो ये बंद आकृति में क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, जिसके भुज कितने हैं, 3 हैं। क्लियर है। जिसमें क्या होता है, बहुभुज में हमेशा क्या होता है, 2D। 2D में कहने का मतलब क्या हो गया कि आयत होगा, वर्ग होगा, आदि होगा। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग वृत्त बना देंगे तो वृत्त में कोई भी सरल रेखा है नहीं है, तो ये क्या होगा, अपना बहुभुज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अपना नेक्स्ट सवाल है, दशमलव संख्या की अवधारणा वर्ग कक्षा में किस प्रकार विकसित करेंगे, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब देखिए दशमलव संख्या की अवधारणा को समझाने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा कि दशमलव क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा कि बाबू रे दशमलव क्या होता है, इसको पहले समझो। दशमलव को समझने के लिए सबसे पहले आप बच्चा को क्या कहिएगा, भाग दीजिएगा। अब आप बोलिएगा कि बाबू तुम 9 को 2 से डिवाइड करो। ठीक, तो बच्चा क्या करेगा, ऐसे लिखेगा 9, फिर यहाँ पे लिखेगा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे आ गया उसका रिमाइंडर 1, शेष क्या बच गया, 1 बच गया। अब आप बोलिएगा कि देखो अब यहाँ पे शेष 1 बच गया तो यहाँ पे एगो बिंदु देंगे, तो बिंदु जैसे ही देंगे तो एगो 0 उतरेगा, फिर 2 पंचे क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 4.5 मिल गया। अब आप बच्चा को कहिएगा कि बउआ जो दशमलव में हम लोग संख्या लिखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड के हमेशा नंबर को एक साथ पढ़ते हैं और राइट साइड के नंबर को तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे कि अगर 66 पॉइंट लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 66.89। तो आपको छोटा सा एग्जाम्पल, पहले आपने क्या किया, भाग को उठाया, भाग से आपने क्या किया, ऐसा भाग उठाया जहाँ पे दशमलव करने से वो पूरा कट रहा है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, 4.5 लिख दिए। अब इसका दशमलव को आपको हटाने का मेथड सिखाना है, तो उसके लिए आप क्या कहिए कि बउआ पॉइंट के बाद जय गो संख्या तो नीचे में बट्टा दे के एक के बाद तय गो 0 लगा दे भाई। कैसे होगा, तो 4.5 नीचे में 10 आ गया
तो ये अपना पॉइंट हट गया। और फिर इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए 9 पंचे 5 9 45 और 2, 9/2 आ गया अपना कि नहीं आ गया, और 9 को ही हम लोग 2 से भाग दिए थे। तो इस प्रकार से आप सिंपल उदाहरण को उठाकर क्लास में दशमलव की अवधारणा को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्लियर है? हमेशा बच्चा को इजी एग्जाम्पल दीजिए ताकि बच्चा का अंडरस्टैंडिंग एकदम तोड़ कर मोड़ कर उसको जिस जगह से उठाए हैं, बच्चा को अगर आप यहाँ से उठाए हैं तो उसको इतना अच्छा उदाहरण दीजिए, पूरा तोड़ कर फिर उसको वापस इसी जगह पर ले आइए, तब वो समझेगा कि हाँ कुछ तो सीखे हैं। क्लियर है? चलिए अब है अपना कक्षा 5 के बच्चों को गणित अधिगम सिखाने का। 1 मिनट, एक क्वेश्चन आपका और इसमें बच रहा है, शायद ऊपर होगा। अनुपात से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है? अब देखिए अनुपात यानी कि रेशियो, आप देखे हुई है 2 बिंदु वाला, देखें हैं कि नहीं देखें हैं? तो अनुपात जहाँ भी हो तो अनुपात का सिंपल सा मतलब होता है कि अनुपात 2 या 2 से अधिक संख्याओं की क्या है, तुलना है। जैसे कि आपको मान लीजिए, इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। आपको हम बोलेंगे कि मेरे पास में 10 चॉकलेट है, जिसमें से 8 चॉकलेट मैंने लड़कों को दे दिया और 2 चॉकलेट लड़कियों को दे दिया, तो इसका अनुपात क्या होगा? तो 8:2 होगा। कितने चॉकलेट थे? तो 10 चॉकलेट थे, और मैंने 8 दिया लड़कों को, 2 दिया लड़कियों को, तो दोनों मिलाकर कितना संख्या पुर रहा है? 10 पुर रहा है। पर किसके अनुपात में? तो 8:2, यानी कि 8 को दिए हैं लड़का को और 2 को दिए हैं लड़की को। इसको और सिंपल में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आपके प्राथमिक क्लास में आपके पास में 20 बच्चा है, आपकी क्लास में 20 बच्चा है। आप पूछिएगा कि बाबू तुम में से आइसक्रीम कितनों को पसंद है, तो 13 को बच्चा बोलेगा कि आइसक्रीम हमको पसंद है। फिर जो बाद बाकी बच्चे बच गए वो बोलेंगे सर मुझे आइसक्रीम नहीं केक पसंद है, तो 7 बच्चे बच गए। तो आपके क्लासरूम का जो ये बच्चा का संख्या है, इसमें 13:7 है, जिसमें 13 को आइसक्रीम पसंद है और 7 को केक पसंद है। तो इसी को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। इसको अगर आप दैनिक जीवन में लेकर आइएगा, जैसे कि मान के चलिए कि आपको बोला जाएगा कि 3 लाख लोगों का लॉटरी है, इसमें एक लॉटरी आपका है, तो आपका क्या होगा? 3,00,000:1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दैनिक जीवन में आपको मान लीजिए कि रोटी है, अब रोटी का पूरा 2 रोटी है, 2 रोटी है, इसमें से आपको एक रोटी किसी को देना है और एक आपका छोटा भाई ले रहा है, तो क्या होगा? 1:1 हो जाएगा। मतलब कि बांटवारा और संख्या का टोटल, मतलब ऐसा हमको रेशियो में नंबर लिखना है जिसका टोटल पुर, जैसे 13:7 लिखे तो 20 पुर गया। आपको मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था चॉकलेट वाला, तो 8:2 लिखे तो इसका टोटल करेंगे तो 10 पुर जाएगा। मतलब कि बंटवारा करने के बाद उसका टोटल संख्या उसके पूर्ण संख्या के इक्वल में आ जाए, वही अपना क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। इसका आप दैनिक जीवन में जहाँ जहाँ उपयोग करते हैं, एक भाग को 2 पार्ट में तोड़ने में, उसका तुलना करने में, उसी को आपको यहाँ पे क्या करना है? डील कर देना है। क्लियर है? भिन्नात्मक संख्या की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपके कल के वीडियो में ही बताया था कि भिन्न यानी कि 1/2 है। अब कोई रोटी है, उसका टुकड़ा है, उसका 1/2 में लिखेंगे, हाफ अगर करेंगे तो इसमें क्या होगा? भिन्नात्मक संख्या में मिश्र भिन्न होता है, जितने भी भिन्न के प्रकार होते हैं उसको आपको यहाँ पे क्लियर करना है। अवधारणा बोल दिया है तो भिन्न पर का जोड़ आपको बता देना है, गुना बता देना है, भाग बता देना है, घटा बता देना है। अगर आपको ये जोड़ गुना भाग भी भिन्न का नहीं आ रहा है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। देखिए मैं जितना उदाहरण आपको समझ में नहीं आता है, 8789666040, कोई भी उदाहरण, कोई भी मैथ का टॉपिक या किसी भी विषय, कोई भी टॉपिक में अगर आपको विशेष करके प्रॉब्लम है, जो आपका बेसिक प्रॉब्लम भी है, तो आपको शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे A to Z आपको मैं फ़ोन पे या कैसे भी आपको मैं समझा दूंगा। आपका काम हो जाएगा, आपका काम ख़राब नहीं जाएगा। और इसके अलावा जिनको भी नोट्स लेना होगा वो मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, उनको नोट्स मिल जाएगा। एक चीज़ मुझे याद आया अभी इस चीज़ से, कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें कोई मैम थी, उन्होंने कहा फर्स्ट लाइक, और उसके बाद एक प्रशिक्षु ही हैं जो बोलते हैं जानू सेकेंड लाइक। तो क्या ये आपके शिक्षक की गरिमा की यही शान है? ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे आपके भी घर में कोई माँ होगी, बहन होगी, भाभी होगी, चाची, मतलब बहुत सारे रिलेशन होते हैं। आपको लिखना है, कमेंट करना है, हमेशा
सही ढंग से, क्योंकि आप एक टीचिंग प्लेटफॉर्म पे हैं, ये कोई आपका इंटरटेनमेंट का जोन नहीं है, यहाँ पे कोई आपका मस्ती का क्लास नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप कुछ सीखने आ रहे हैं। तो जब तक आप अपने अंदर में अनुशासन नहीं लाइएगा तब तक आप बच्चे को क्या अनुशासन सिखाइएगा। फर्स्ट लाइक तो जानू सेकेंड लाइक, अरे आपको लिखना है तो चलिए आप सेकेंड लाइक लिख लीजिए, कमेंट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, पर अपने दायरे में रहकर। आप शिक्षक हैं, मैं अपने ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे गाली भी लिख लीजिए कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके ऊपर में, आप मुझे गाली सुना दो, आप मुझे जो कहना चाहते हो सुना दो, पर अपने एक दूसरे में तो अपने शिक्षक की गरिमा को रखो, ताकि आप कल हो कि जिस स्कूल में जाएंगे बच्चे भी आपको देखकर आपका कैरेक्टर अपने अंदर में लाएंगे। बच्चे क्या होते हैं, मिट्टी के मूर्त होते हैं, वो जैसा आपको देखेंगे वैसा वो अपने आप में भी लाएंगे। जिसका शिक्षक ही अनुशासनहीन होगा तो बच्चा से क्या अनुशासन का हम लोग कुछ भी रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्या बच्चा अनुशासन में रहेगा? थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्लास में है, अब टीचर ही इधर उधर कर रहा है तो बच्चा क्या शांत बैठेगा? कभी भी बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। तो हमेशा भी अपने गरिमा को बनाए रखें और अपने गरिमा के दायरे में रह कर ही सारा काम करें। और विशेष दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो, जो भी कहना हो आप मुझे कहिए। और उससे भी ज़्यादा आपके अंदर में कोई खुन्नस हो तो ये मेरा नंबर है, एड्रेस आप लोग को ऑलरेडी पता है, आके मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब अपना लॉन्ग वाला क्वेश्चन जिसमें से आपको एक करना होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसके लिए सॉरी, मैं बोलना थोड़ा सा जोड़ी होता है। कक्षा 5 के बच्चों को गणित अधिगम सीखने में संकेतक किस प्रकार सहायक हैं, उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों, एक गणित का क्या होता है, क्रम होता है। हम लोग बचपन से एक चीज़ पढ़े होंगे जिसका नाम क्या है, बोर्ड मास है। देखिए आपको अपने हिसाब से हर क्वेश्चन को डील करना है और उदाहरण भी आपको अपने मन से लाना है। बोर्ड मास का मतलब क्या हो गया, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाओ। अब गणित सीखने का ये बोर्ड मास का नियम है, पर गणित का ओरिजिनल कर्म क्या होता है, जोड़, घटाव, गुना और लास्ट में भाग। ये चार चीज़ को हम लोग माइंड में रख के ही सब काम करते हैं। तो कक्षा 5 तक बच्चा जब पहुंचता है 1 से 5 तक में, तो उसको ये सारी अवधारणाएं क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। सारा साइन जो है उसके मन में क्लियर होता है। तो यही सब अपना क्या है, संकेतक है। इसी को आपको उदाहरण देना है कि अगर किसी बच्चे को हम दशमलव सिखा रहे हैं, उदाहरण सुन लीजिए। अब आपको मैं उदाहरण भी इसी में से जो पहले बताया उसी पे मैं आ रहा हूँ कि किसी बच्चा को आपको दशमलव सिखाना है, अब उस बच्चा को भाग करने आता ही नहीं है, तो वो कभी दशमलव सीख पाएगा? किसी बच्चे को स्थानीय मान का नॉलेज ही नहीं है, स्थानीय मान क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, उसको पता ही नहीं है, उसको संख्या का समझ होगा? नहीं होगा। उसको बोलिएगा 420 लिखने के लिए, वो 042 लिख देगा। 520 लिखने के लिए तो 502 लिख देगा। तो वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है। तो उसको स्थानीय मान में किस संख्या को कहाँ पे बैठाना है, उसको ये चीज़ को पता ही नहीं है। इसी का आपको उदाहरण यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? और जब भी आपको लॉन्ग का क्वेश्चन मिले तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो किन्हीं 2 टिप्पणी पर इजी आपको लग रहा है तो उसको आपको क्या करना है, डील करना है। क्लियर है? अब है गणित में रचनावाद। देखिए गणित में रचनावाद कहने का मतलब हो गया, सिंपल सा तरीका है एकदम आसान भाषाओं में, कि रचनावाद है जो आपका परंपरागत चलता हुआ आ रहा था गणित सीखने का तरीका। पहले क्या था, रटंट प्रणाली था, फिर उसको खत्म करके समझने की चीज़ आया गया, फिर थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास आया, फिर उदाहरण आया। इस तरह से करके जो गणित का शुरू से बनते हुए आ रहा है वही अपना क्या है, रचनावाद है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सीखने से पहले उदाहरण देखते हैं कि वो कैसे हो रहा है। देखते हुए किताब में ही पहले क्या होता है, सॉल्व एग्जाम्पल होता है, उसके बाद ही एक्सरसाइज होता है। तो उदाहरण के साथ हम लोग नॉलेज को लेते हैं। तो पहले हम लोग हल्का सा मेथड जानते हैं कि चले, जैसे कि रेशियो है, अनुपात है, अपना क्या है, अपना अनुपात है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा अनुपात के बारे में समझेंगे कि अनुपात क्या होता है। अब अनुपात के ऊपर हम लोगों ने 2-4 क्या किया, उदाहरण को बनाया। उसके बाद हमको समझ में आया कि चलो इसको ऐसे बनाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। क्लियर है? अब है अपना गणित शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये मैंने आपको कल भी क्लियर किया था कि सतत अपना हो गया क्लास के अंदर और व्यापक अपना हो गया क्लास के बाहर। खुले एवं बंद वर्ग, खुले एवं बंद वर्ग। क्लियर है? अब इसी को आपको लिखना है कि कोई रेखाएं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पूर्ण रूप से मिल जाए तो बंद रेखाएं कहलाएंगी, बंद वर्ग कहलाएंगी। और कोई रेखाएं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक में नहीं मिले तो वो खुला
वर्ग कहलाएगी। दैनिक जीवन में भिन्न की उपयोगिता, अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको भिन्न की उपयोगिता बताया कि हम लोग जाते हैं मार्केट में आधा किलो, पौन किलो, 1.5 किलो इस तरह का सामान लेने जाते हैं, तो वही क्या है, वहाँ पे हम लोग भिन्न का ही उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, ये था आपका A7 का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझे सिंपल 8789666040 पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कोई भी दिक्कत हो, कहीं से कोई भी परेशानी हो, आप सिंपल मुझे मैसेज करें, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको नोट्स लेना हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का नोट्स काफ़ी अलग और गाइड से हट कर है, ये आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। नोट्स का वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आप मैसेज कीजिएगा संतुष्ट होकर। क्लियर है? चलिए, वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मेहनती दोस्तों को अवश्य इस चैनल के साथ में जोड़ें। धन्यवाद।